क्या सर यहीं भेंट हो गए? प्रणाम सर। अरे प्रणाम प्रणाम सर। अरे खुश रहो चला। सर देखिए इसको अच्छा, किताब अच्छा। खरीदवा दिए हैं। अच्छा लेकिन आर्टिकल पे अनुच्छेद पे इसको कुछ संशय है। अच्छा 19 का यानी हमसे ये बोल रहा था, तो हम बोले कि हमको तो उतना ज्ञान नहीं है बाबू। अच्छा। चलो हम कहने का मतलब है सर से फिर मिलते हैं एक बार और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। आप लोग तो 2-3 दिन पहले आए ही थे मेरे पास। अनुच्छेद 14 से 18 पे हम लोग बात किए थे, चर्चा किए थे जी। तो उसी के बाद ना जाकर के इसको पुस्तक खरीदवाया, जिद कर रहा है। ये तो बहुत अच्छा पुस्तक लिए हैं आप, लक्ष्मीकांत जी का पुस्तक है, राजनीतिक विज्ञान का, बहुत अच्छा पुस्तक है। तो चलिए आज हम लोग बात। नहीं तो पहले आप समझिए सर हमारी बात, ठीक है ना, हड़बड़ाइए नहीं। खड़े रहो ना, तुम बैठने का कोई दिक्कत नहीं है, चला खड़ा रहो। इसको अनुच्छेद है तो उसमें बोलता है कि एक होगा या क होगा या ABCD होगा। अनुच्छेद 19 के तहत पूछता है। अच्छा हाँ, 19 में बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि 19 में 1 2 3 4 5 6 है या ABCD EFG है, आखिर क्या है। तो सबसे पहले इसी समस्या को हम दूर करते हैं। देखिए अभी हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का जो अधिकार है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक लिखा हुआ है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। और उसमें भी सबसे पहले हम बात जो करने वाले हैं अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19। हाँ, अनुच्छेद 19 को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4, 19 का 5, 19 का 6। लेकिन सर काहे बांटा गया है सर? ठीक है, सब बता देते हैं चला। इसके बाद 19 का 1 जो है उसको भी पहले 7 भागों में बांटा गया था, अब उसको 6 भागों में बांटा गया है। आप ऐसा समझ लीजिए 19 का जो 1 है उसमें 6 भाग है। 19 का 1 में मतलब 6 भाग। हाँ, आप जो सुनते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, देश में कहीं घूमने की स्वतंत्रता, ये 19 के 1 में है। यानी 19 के 1 में भी क ख ग घ अंग च छ इस तरीके से 19 के 1 में। आपको बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है सर, हमरा नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 19 जो है इसको सबसे पहले 6 भागों में बांटा गया। 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, इस तरीके से 19 का 6 तक। और 19 के 1 में 6 तरह के मौलिक अधिकारों का जिक्र है, उसका हम अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद 19 का 2 से लेकर के 19 का 6 तक ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से युक्ति युक्त प्रतिबंध हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 19 का क का। 19 का जो 19 1 में जो पहला है, यानी 19 का क, 19 का ए, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें है बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अच्छा, बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आपके पास ये जो पुस्तक है इसमें तो और भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। सर हमको ये समझ में नहीं आता है सर हाँ, कि कौन बात कहाँ पे बोला जाए सर। जैसे हाँ, कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि कुछ भी बोल सकते हैं सर। नहीं, देखिए हाँ, वही आपको बताते हैं। 19 का जो ए है, 19 के 1 में जो ए है इसमें है बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है। 19 का 2 से लेकर के 19 का जो 6 है उसमें बहुत तरह का युक्ति युक्त प्रतिबंधों की बात किया गया है, रिस्ट्रिक्शन की भी बात किया गया है। तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए बाकायदा नियम बनाया गया है। आप जैसे खुद भी बोलिए ना, आप हॉस्पिटल में जाकर चिल्लाना शुरू कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं ना होगा, मारेगा सर हॉस्पिटल। हाँ, तो इसी हिसाब से युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं ना है कि मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाकर पूरा तेज से चिल्लाना शुरू कर देंगे। अपने बातों को आप रखेंगे, उसका एक तरीका है, उसका वो नैतिक नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये है, ठीक है। तो ये समझ गए। 19 का जो पहला है, 19 का ए, 19 के 1 में जो ए है उसमें और क्या क्या है जरा उसको भी आपको जानना और समझना होगा। प्रेस की स्वतंत्रता, ऐसा तो नहीं है कि प्रेस सरकार जो बोलता है वो लिखता है। समझ में आता सर कि प्रेसवा वाला सर जहाँ मन वहाँ जाके बोल देता सर, हम लोग काहे नहीं बोल पाते हैं सर? क्या बोलता है प्रेस वाला? तो सर देखते हैं सर, प्रेस वाला सवाल पूछता है किसी से और जवाब लेता है, कुछ भी तो नहीं बोल देते हैं वो लोग भी। उन लोगों के ऊपर भी तो कानून लागू होता है ना, समाधान कीजिए। हाँ, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ना ये भी 19 का ए में है, ठीक है। 19 का ए में ये भी है, बोलने का भी अधिकार है, वही बोलने का अधिकार है। अपने विचारों को रखिए। आप जैसे फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लिखते हैं, तो आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं ना। तो ये सारा जो अधिकार है ये सारा का सारा 19 का ए का हिस्सा है। इसके अलावा जो इंटरनेट का प्रयोग करना, इंटरनेट के माध्यम से अपने किसी भी तरह के विचार को रखना, ये सारा का सारा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी आप अपना बात को रख सकते हैं, समझ गए? फेसबुक पे भी, फेसबुक पर कहीं भी रख सकते हैं, और तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, कहीं नहीं। चलिए, तो ये तो जो पहला है आप लोग समझ गए हैं 19 का ए। हमको सर देखिए सर, हम मोटा दिमाग के हैं सर, मोटा पतला से नहीं है, आप सर समझिए बात को। समझिए। जैसे कि बोलने का जो अधिकार है सर, ठीक ना,
कहाँ कहाँ जैसे कि सर सब जगह इसमें तो हम इसका बोल पूरा नहीं सकते। विस्तार है, हाँ बताते हैं। 19 का 1 में 6 तरह का मौलिक अधिकार है। 19 का 2 से लेकर के 19 का जो 6 है, ये पूरा विस्तार से रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ प्रतिबंध है। तो आप उसको खोलिए इंटरनेट पे जाके, या मोटा कोई जैसे लक्ष्मीकांत जी का किताब है, आपको पता चल भैया भी आए जाएगा। थे। तो अच्छा किताब है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। 19 का बी को जरा देखते हैं, ठीक है। 19 के तो आप लोग समझ गए हैं, 19 का बी को देखिए। शांतिपूर्व बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं, आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं। शांति से लेके पूरा पिस्तौल उस्तौल लेके खड़ा हो नहीं जाएंगे नहीं सर? नहीं नहीं, आप बात को समझिए। शांतिपूर्ण तरीका से बिना हथियार का, अच्छा बिना हथियार। हथियार को लेकर के आप इकट्ठा नहीं हो सकते कहने हैं का बिना तात्पर्य हथियार है के। कि शांतिपूर्ण सभा, हाँ, शांतिपूर्ण सभा भी कर सकते हैं, आप इकट्ठा हो सकते हैं, इतना आपको छूट है। शांतिपूर्ण तरीका होना चाहिए। ए हो गया, 19 का बी हो गया। अब हम 19 का सी करते हैं। देखिए 19 का सी जैसे ही बोलते हैं, एक्चुअली में 19 का 1 का सी है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। किताब में मोटे तौर पर 19 का सी लिखता है या 19 का डी, ठीक है। तो 19 का सी क्या है? 19 का सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो आप एक संघ बना सकते हैं कि शाकिब क्रिकेट क्लब, इस तरीके से, या आप एक अपना राजनीतिक संगठन बना सकते हैं। आपके पास इतना अधिकार है तो ये एक तरह का संघ हो गया, या किसी भी तरह का आप संघ किसी बना टाइप सकते का हैं। संघ समूह बना ये सकता है। तो ये 19 सी में इसका वर्णन है। आप लोग समझ गए हैं? अच्छा। चलिए आप ध्यान दीजिए इधर, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन सर- मोटा पतला बुद्धि नहीं होता, आप ध्यान दीजिए इधर, ठीक ना, समझ जाइएगा। अब है 19 का डी। 19 का डी में क्या है, थोड़ा सा याद भी करना होगा। 19 का डी में क्या है, जरा इसको समझिए। 19 का डी में है, देखिए ये तो लूसेंट है, और दोनों बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो भी भाई देख रहे हैं। एक लूसेंट है, और थोड़ा विस्तार से अगर राजनीतिक विज्ञान को समझना है तो लक्ष्मीकांत जी का पुस्तक है। दोनों ही बहुत ही बेस्ट पुस्तक है। तो 19 का डी में क्या है, देश के किसी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता। आप जैसे आपको दिल्ली घूमने का मन है, आप दिल्ली का एक टिकट कटाएं, आप दिल्ली चले गए। आपको पंजाब जाने का मन है, आप पंजाब जा सकते हैं। लेकिन इस पर भी युक्त प्रतिबंध है। जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत का 4 राज्य का आपको एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों में जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं जा सकते उन 4 राज्यों में। यानी कि 19 के डी में जो लिखा हुआ है कि देश के किसी भी भाग में आवागमन यानी आने जाने का छूट है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। जितना भी मौलिक अधिकार है सब पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो 4 जो राज्य हैं अभी हम जिनका नाम बताएं नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा 7 दिन या 15 दिन का, तभी आप उस राज्य में जाएंगे। समझ में आ गया? इसके अलावा जो लक्षद्वीप है वहाँ पर जाने के लिए भी आपको परमिट लेना पड़ेगा। मतलब सब जगह नहीं जा सकते। हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऐसा राज्य है जिसमें कुछ एक विशेष प्रावधान है। हाँ बिल्कुल, है ना, आने जाने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं 19 का ई का। 19 का ई में क्या है, जरा इसको भी समझिए। यहाँ से सवाल पूछता है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। ठीक है, देश के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, उसके बाद से आप वहाँ भी बस सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, वहाँ पर कुछ उसके भी कुछ क्षेत्रों में रिस्ट्रिक्शंस है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना? तो दिक्कत नहीं है। नहीं तो घास फूस मत खाइए, आइए थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अपने आपको मोटा बुद्धि मत समझिए, समझ जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं 19 का जी का, ठीक है। 19 का जी, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी व्यापार या जीविका चला सकते हैं। आप कहीं भी अपना दुकान खोलिए, गुमटी खोलिए, मछली मारिए, मछली को बेचिए, मतलब मार के बेचिए। कोई भी जो कानून के मतलब कानूनी तरीका से जो वैध है वैसा व्यापार आप कोई भी कर सकते हैं। अब उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होगा। ये है 19 का जी में है। अच्छा, 19 जी। चलिए आप लोग जरा बताइए, तो प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर था? प्रेस की स्वतंत्रता था 19(1) में। हाँ, उसको आप मोटे तौर पर कहिए 19 का ए। 19(a) में। ठीक जी। अब चलते हैं, बात करते हैं 19 पूरा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 में क्या है आप लोग जानते हैं? एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जो पिछला क्लास था आप भी थे उस दिन, उसमें हम बताए थे मौलिक अधिकारों का दम, जो शुरुआती चैप्टर था उसमें बताए थे कि जब देश में आपातकाल लगता है उस कंडीशन में क्या होता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितना भी मौलिक अधिकार है सब कैंसिल हो जाता है। उस इमरजेंसी के समय, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 कैंसिल नहीं होता, बाकी सारा का सारा मौलिक अधिकार कैंसिल हो जाता है। तो है क्या अनुच्छेद 20? समझना होगा ना। अनुच्छेद 20 आखिर क्या है? अगर किताब की भाषा की बात करें, जरा लूसेंट किताब में जो लिखा हुआ है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये लाइन में बहुत ही कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी का जो वाक्य है वो थोड़ा कठिन, समझने में नहीं आ रहा। तो देखिए, अब इसके लिए देखिए, अगर इसीलिए हम कहते हैं कि जिनको भी अगर थोड़ा ज़्यादा विस्तार से समझना चाहते हैं वो लक्ष्मीकांत जी का पुस्तक पढ़ सकते हैं। आप
सा आपने देखिए, आप अपने जानने और देखने वाले श्रोताओं को उसका कवर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी का आप देखिए, ये लक्ष्मीकांत जी पुस्तक के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। लक्ष्मीकांत जी का ये पुस्तक है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। ज़्यादातर लोग लक्ष्मीकांत जी के पुस्तक से वाकिफ़ ही होंगे जी, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 20 देखते हैं। लूसेंट में जो लाइन है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा गया है लक्ष्मीकांत जी के पुस्तक में, कोई जो व्यक्ति है वो अपराध करता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपराध किया, ठीक है, तो अपराध करता है तो जो अपराधी व्यक्ति है, जो अपराध किया, उसके खिलाफ मनमाना या अतिरिक्त दंड नहीं दिया जाएगा। पहले के समय में था कि कोई आदमी चोरी करके आया और चोरी करने का एक सज़ा तय है, या कोई भी अगर अपराध हुआ तो उसके लिए एक सज़ा तय है कि उसके लिए यही सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं, जबकि पहले ज़माने में क्या था, कोई चोरी करके आया, अगर किसी का जो शासक है या जो उसको न्याय देने वाला, वो लगे ठीक है इसको 20 साल जेल में डाल दो। राजा के मन के ऊपर था। लेकिन अब क्या है, कोई भी अगर अपराध कोई करता है तो मनमाने ढंग से उसको दंड नहीं दिया जाएगा या एक्स्ट्रा दंड नहीं दिया जाएगा। जो कानून में उसके लिए दंड दिया गया है वही दिया जाएगा। समझ में आ गया अनुच्छेद 20? इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ ना सर कि कोई भी अपने इच्छा अनुसार दंडित नहीं कर सकता है। नहीं, कानून के हिसाब से ही जो कानून है उसके अनुसार ही दंडित किया जाएगा। अपने इच्छा अनुसार किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। और आप खुद समझिए, इसीलिए तो कहा गया है कि इमरजेंसी यानी आपातकाल में ये लागू रहता है, क्योंकि कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो सरकार किसी को पकड़ के ऐसे ही जेल में डाल देगा बहुत समय तक, क्योंकि उसका एक नियम है। तो समझ गए आप लोग? अगर थोड़ा सा आप लोग और थोड़ा सा बात को समझना चाहते हैं, अनुच्छेद 20 को थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं, आसानी होगा। नहीं, बिल्कुल समझाइए। मान लिया कि कोई व्यक्ति अपराध करता है 2021 में, ठीक है, और कोई कानून बनता है 2022 में, तो उस व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगा 2021 वाला कानून से मिलेगा, या उसके पहले जो कानून है। भविष्य में कोई कानून बना तो उससे नहीं मिलेगा। फिर से देखिए, मान लिया कोई व्यक्ति कोई भी अपराध किया 2021 में, ठीक है, उस पर ट्रायल चल रहा है कोर्ट में और अभी चल ही रहा है, 1-2 साल चलेगा। 2022 में एक नया कानून बना, तो उस व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगा पुराने वाले कानून से मिलेगा, अपराध करने के बाद जो कानून बना उस कानून से नहीं मिलेगा। समझ गए? यानी वो पहले वाला जो कानून जो चल रहा था उसी के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नए कानून के अनुसार उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, अनुच्छेद 20 समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत। कौन सा किताब है सर? ये तो पुस्तक जो है आपको बता देते हैं, ये लक्ष्मीकांत जी का पुस्तक है, आप देख सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान का है और लूसेंट है। तो चलिए, अनुच्छेद 20 तो हो गया। अब अनुच्छेद 20 के बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 भी इमरजेंसी के समय ये लागू रहता है, इसको भंग नहीं किया जाता है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्या है? इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। अभी तो निरस्त नहीं किया जा सकता। आखिर क्या है? क्या है बताइए? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये जो है ना, लाइन में वर्ड में कंफ्यूजन नहीं, वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भाषा है ना इसमें लिखा हुआ सर, यही सरल नहीं है और यही इसी को आपको सरलता पूर्वक बिल्कुल बिल्कुल आपको हम सरलता पूर्वक समझाते हैं। देखिए, थोड़ा कठिन, कोई भी व्यक्ति किसी का जीवन नहीं ले सकता है। हाँ, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति का जीवन लिया जा सकता है, फांसी का इस तरह का अगर सजा होता है तो। ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन साथ ही साथ डिग्निटी पूर्ण यानी गरिमा में पूर्ण तरीके से भी जीवन जीने का अधिकार सबको है। ये बात भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी गरीब है, ठेला चला रहा है, तो उसके खिलाफ कोई बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, चलो भागो भागो। नहीं, सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 से ही कहता है। और इसका शोषण, इसका अगर किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो अनुच्छेद 21 का वो एक तरह से वायलेशन है। तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 सिर्फ यही नहीं है। आप ही बताइए ना, एक आप गरिमा में पूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, जैसे आप ही को बता रहे हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? पूरा आपको एक सम्मानजनक जीवन होना चाहिए, भले ही आप गरीब हो, आप मजदूरी कर रहे हैं, कोई आपको खिलाफ कोई ऐसा कोई आपको मतलब ठेस ना पहुंचाए, यानी सभ्य रूप से हमको ट्रीट करे। हाँ, सभ्य रूप से करे हमको, मतलब जहाँ भी जाए वहाँ पे हमको सम्मान मिले, सम्मान की नज़र से लोग देखें। हाँ, यही होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? कोई किसी का अपमान ना करे। स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है। आप भारत के नागरिक हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है। मतलब हमको ये भी अधिकार है कि हम स्वच्छ पर्यावरण में रहें। हाँ, अगर आपके आसपास हवा प्रदूषित है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आपका अधिकार है। बताइए सर, जो रोडवा पे सर जो चलता है गाड़ी मोटर, इससे भी तो सर पॉल्यूशन होता है।
पॉल्यूशन होता है लेकिन तो सर उसका ये भी तो पॉल्यूशन से सर था, हम कैसे हाई कोर्ट में ठीक है। कंप्लेन करेंगे? देखिए, आपको कंप्लेन करना है तो एक सीमा ना है उसका भी है। अगर प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज़्यादा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत है, अगर इस तरह का स्तर पर है तब आदमी जा सकते हैं, लेकिन उसका भी तो आवश्यकता है ना, गाड़ी का भी तो आवश्यकता है ना। कि नया नया पेड़ पौधा लगाएगी, ये सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा और वो सरकार को दिशा निर्देश देगा। ठीक है, तो हम लोग अनुच्छेद 21 को देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है। हिरासत में किसी के साथ शोषण नहीं किया जा सकता है, वो भी तो उसके गरिमा में पूर्ण जीवन के खिलाफ होगा। अगर हिरासत में किसी के साथ मारपीट हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो अनुच्छेद 21 के तहत ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी अमानवीय कार्य नहीं कर सकता है। जो सरकार, प्रशासन, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। जो पुलिस में, जैसे जो पुलिस प्रशासन कोई भी हो, वो कोई अपराधी को पकड़ के ले जा रहे हैं या उनको थाना में बंद किए हुए हैं, तो उनको मारपीट नहीं कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए आदेश, परमिशन लेना पड़ता है, कानूनी तरीका नहीं है ये। ठीक है, मतलब मारपीट करने का नहीं है, लेकिन यहाँ तो पुलिस प्रशासन जखनिए पकड़ के ले जाता है तकनी धो देता है अच्छा ढंग से। वो देखिए, वो एक अलग डिबेट है, अलग एक, हाँ, वो अलग चर्चा है। लेकिन खैर हम लोग अनुच्छेद 21 को जरा और विस्तार से देखते हैं, ठीक ना। अब और क्या क्या है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। मान लिया कि जो गार्जियन बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, वो भारतीय नागरिक है, तो क्या उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इसीलिए सबके अधिकार है। इसीलिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है और क्वालिटी एजुकेशन का प्रावधान है। ये है आम आदमी का अधिकार। अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। सर इस अनुच्छेद 24 में क्या वहाँ शोषण का विरुद्ध अधिकार है, उस पर हम आएंगे। एक चीज़ और देखिए, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ। कि अनुच्छेद 14 जो आप बताए, ये अनुच्छेद 21 है। 21 का किसमें था? बच्चों लोगों के लिए उसी में है उसका। हाँ, ये बहुत ही बहुमूल्य 21 का ए है। हाँ, 21 ए ऐड किया गया है बाद में। अच्छा। ठीक है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। एक चीज़ और आप लोग जानिए, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002। अच्छा। उसके माध्यम से संविधान में इसको जोड़ा गया है। अच्छा। शिक्षा वाला जो बात है, कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। इसको अनुच्छेद 21 में तो जोड़ा ही गया है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी आम जनता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो 51 का क में है। वहाँ भी इसका वर्णन किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी बीच एक चीज़ और आपको बता देते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? शिक्षा का राइट टू एजुकेशन। बताइए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है। 2005 में 2009 में 2009 में ठीक है, 2009 में बना था और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सर हम पगला जाएंगे सर, हमको इतना नहीं पगलाइएगा कैसे? और अच्छा से समझाइए सर कि 2005 में क्या हुआ था सर? 2005 की वो सूचना का अधिकार है, उससे क्या मतलब है? आप टॉपिक पर आइए सर। इस सूचना का अधिकार उस पे वो दूसरा टॉपिक हो गया ना, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 में एक आम नागरिक को गरिमा में पूर्ण तरीके से अच्छा जीवन जीने के लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसका वर्णन किया गया विस्तार से। शुद्ध हवा, आपको भोजन भी मिलना चाहिए, सारा कुछ जिक्र है यहाँ पर अनुच्छेद 21 में विस्तार से। आपका कोई प्राण नहीं हर सकता है, सब कुछ है। मतलब बहुत अच्छा चीज, कोई हमको मार नहीं सकता। तो अभी तक हम लोग कौन कौन सा अनुच्छेद देखे? अनुच्छेद 19 को देखे, अनुच्छेद 20 को देखे, 19 को देखे, 20 को देखे, 21 को भी देखे। अब हम लोग अंत में देखते हैं अनुच्छेद 22 को। अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा यहाँ हाँ बोलिए ना, पूछिए। बिल्कुल। 21 में एक की चीज़ हम जहाँ तक है हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ विद्यमान है, लेकिन थोड़ी धुंधली है। और वो ये है कि शायद विदेश यानी जाने की आज़ादी या उड़ने की आज़ादी, ऐसा कुछ है। मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ कि क्या है, लेकिन हवाई जहाज़ से सफ़र करने का भी लगता है कि एक आर्टिकल यानी अनुच्छेद में है, वो लगता है शायद 21 में है। हम कंफर्म तो वो तो अधिकार ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आपको अधिकार है, हवाई जहाज से जा सकते हैं, तो इसलिए बोल बिल्कुल। हाँ, नहीं अच्छा बात है, आप लोग बोलिए। चलिए, अच्छा बात है। अनुच्छेद 22 को देखते हैं जरा। ठीक है, अंतिम है। अनुच्छेद 22 में क्या है? अगर लूसेंट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। हाँ सर, ये बताइए सर। तो इस लाइन को नहीं आता सर, कोई बात नहीं, अच्छा से समझाते हैं। तो इस लाइन को जैसे पढ़िएगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर आप लक्ष्मीकांत जी के पुस्तक में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और आसानी होगा समझने में। देखिए,
निरोध और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। सर हमको ये बताइए सर, ये निरोध शब्द क्या होता है? बिल्कुल आपको सब समझाते हैं। और सर एक बात हमसे और क्वेश्चन आपसे यही सर, ये कौन कौन सा ऐसा दशा है, मतलब कौन कौन सा ऐसा दशाओं है जो इसमें वर्णन किया गया है? हम पढ़ते हैं लेकिन हमको समझे में नहीं आता। भैया से भी पूछे तो भैया आपके पास लाए हैं समझाने के लिए। चलिए ठीक, चलिए समझाते हैं आपको। देखिए गिरफ्तारी का यहाँ पर आप मोटे तौर पर समझिए, गिरफ्तारी का 2 कंडीशन होता है। पहला अनुच्छेद 22 बता रहे हैं। हाँ, अनुच्छेद 22 में किसी का अगर गिरफ्तारी होता है तो एक सामान्य जो स्थितियों में गिरफ्तारी होता है, और एक जो गिरफ्तारी होता है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी होता है। पहले ये समझ लीजिए कि निवारक निरोध में गिरफ्तारी का क्या मतलब है। सर हमको ये भी समझे सर, ये निवारक निरोध होता है। एकदम पूरा आपको समझाते हैं। पहले फिर से आप समझिए, आप कोई भी गिरफ्तारी सामान्यतः 2 तरीके से होगा। पहला एक सामान्य कोई अगर गलती करेगा तो उसके लिए जो नॉर्मल होता है वो गिरफ्तारी हो गया, और दूसरा जो गिरफ्तारी होता है वो निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी होता है। निवारक निरोध के अंतर्गत जो गिरफ्तारी है क्या होता है उसको आप समझिए। उसमें क्या होता है कि अपराध करने से पहले ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं सामान्य गिरफ्तारी में क्या होता है। सामान्य कोई भी मामला हुआ, पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो वहाँ पर क्या तरीका होता है। ठीक है, पहले तो गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। ये सारा का वर्णन अनुच्छेद 22 में है कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको। हाँ बिल्कुल, हिरासत में अगर कोई भी चोरी हो रहा है, डकैती कुछ भी, तो कारण बताना होगा कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, अनुच्छेद 22 में है। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर, आने जाने का समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा उस व्यक्ति को। ठीक है, ये पेश करना होगा, और उसके अलावा उस व्यक्ति को अपने पसंद का वकील करने का अधिकार भी है। अच्छा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के पास प्रस्तुत करना है, दंडाधिकारी के सामने, और उसको अपना वकील करने का अधिकार है, स्वतंत्रता। हाँ, तो ये तो जो कंडीशन हो गया जो सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तारी होता है तब। लेकिन अब आपका सारा का सारा सवाल आपका दूर होगा। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे सर। बिल्कुल बोलिए। जैसे कि सर इसमें सर मान लीजिए कि सर कोई इतना सर लाचार है कि सर वकील नहीं कर सकता, सर क्या वो उसमें सरकारी वकील कर सकता है? बिल्कुल, सरकार उसको अपने तरफ से वकील दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बिल्कुल ही वकील देगा। पूरा का वर्णन तो अनुच्छेद में है ही। नीति निर्देशक तत्वों में इसका हम लोग चर्चा किए थे कि सरकार वकील उपलब्ध करवाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का क्लास आप देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा जो कंडीशन है निवारक निरोध के संदर्भ में जब गिरफ्तारी होता है वो क्या होता है, जरा इसको समझिए। देखिए आप लोग नाम सुने होंगे UAPA कानून, रासुका, टाडा, पोटा, इस तरह के कानून का। ऐसे देखिए कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश की एकता अखंडता के सामने खतरा पैदा करते हैं। देश में आतंकवादी गतिविधियों को वो लोग अंजाम देने वाले होते हैं। तो जैसे ही जो जांच एजेंसियां हैं इनको मालूम चलता है कि फलाना इलाका में कोई व्यक्ति आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला है, या कोई व्यक्ति इस तरह से मतलब कुछ ऐसा हरकत करने वाला है कि राष्ट्र की एकता अखंडता खंडित हो सकता है, तो वैसे परिस्थिति में क्या होता है, वैसे परिस्थिति में जो राष्ट्रीय जाँच एजेंसी या कोई भी जाँच एजेंसी है उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेता है। तो ये जो अच्छा ना है, नहीं तो वो व्यक्ति आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, कितना क्षति पहुंचाता। तो इस तरीके का जो गिरफ्तारी है इसी को कहते हैं निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी। अब देखिए निवारक निरोध का चर्चा जो है अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 का दूसरा पार्ट में है। पहला पार्ट में जो सामान्य गिरफ्तारी था उसके बारे में है। यानी सरल भाषा में आपने अभी जो पहले वाला वाक्य जो बोला, जो समझाया, उसमें यही है कि जिस भी व्यक्ति से ऐसा कुछ हो कि इससे ये व्यक्ति कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बड़ा प्रॉब्लम, देश की एकता अखंडता, वही कोई बड़ा प्रॉब्लम अगर इंड्यूस कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, तो उसको बिना बताए हुए पहले ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये प्रावधान है इसमें, है ना। आतंक से जुड़ा हुआ मामला में वो बड़ा, हाँ, इस तरीके से। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर निवारक निरोध के तहत किसी का गिरफ्तारी होता है तो वहाँ पर सामान्यतः क्या होता है, 3 महीने तक का उसको जेल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, और 3 महीना तक ही जेल होगा। अगर ज़्यादा और उसको बढ़ाना होगा तो एक सलाहकार एक बोर्ड बनता है जिसमें हाई कोर्ट के जज भी होते हैं, वो फिर आगे फैसला लेंगे कि आगे और उसका सज़ा को एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। अब एक चीज़ और थोड़ा बात को समझिए, जो अंत में, इस वीडियो के अंत में, निवारक निरोध जिसके बारे में चर्चा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 में है, उसको फॉलो करने के लिए, उसको ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए समय समय पर बहुत सारा कानून भी बना है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, मीसा कानून। मीसा कानून बना था 1979 में, इसको कैंसिल किया गया था, 1971 में बना था। 71 में मीसा कानून बना, वो निवारक निरोध कानून था। ठीक है, और 1971 में बना और 1979 में ये
इसको कोटा कैंसिल हो किया गया सर, लगता है इसका कोटा नाम। फिर बाद बदल में गया हम इसका देखेंगे, नाम, बाद में हाँ। देखेंगे। और कहा ऐसा जाता है कि लालू जी की जो पुत्री हैं मीसा भारती, उनका जन्म इसी बीच हुआ था 71 और 79 के बीच में, इसीलिए उनका नाम मीसा भारती भी रखा गया था, क्योंकि उस समय देश में मीसा कानून लागू था। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत सारा इस तरह से कानून बना, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बना रासू का, जो अभी भी चल रहा है 1980 में। रासू का अभी भी चलता है, रासू का काफ़ी हार्ड कानून है रासू का। में सर क्या क्या होता है जैसे रासुका में क्या होता है उसका तो पूरा विस्तार से पढ़ना होगा, उसका पूरा अलग इतना मोटा जानकारी आपके पास मिलेगा। रासुका का आपको मोटा तौर पे यही समझना है, निवारक निरोध कानून है, यानी कि अपराध के पूर्व मतलब जो भी अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। उसके बाद टाडा भी आया, टाडा कानून आया 1995 में, टाडा को भी समाप्त किया गया। संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो उसको समाप्त किया गया था, हाँ, हथियार रखने के आरोप में। फिर पोटो कानून आया, पोटो कानून 2001 में आया, वो अध्यादेश के तौर पे आया। जैसे आपको थोड़ा सा एक बात समझिए, राष्ट्रपति जब संसद का जो सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अगर नया कानून बनाना है सरकार को तो राष्ट्रपति से अध्यादेश पारित करवाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति एक अध्यादेश देते हैं, अनुच्छेद 123 में है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से 2001 में पोटो को लाया गया और बाद में इसको संसद से पारित किया गया। ठीक है, अच्छा। बाद में इसको संसद से पारित किया गया 2002 में, और ये जो पोटो था पोटो बन गया पोटा 2002 में। अच्छा। जब यह अध्यादेश को संसद से पारित कर दिया गया। अच्छा। लेकिन बाद में 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। अच्छा। जहाँ तक अभी की बात है तो आप पूछिएगा ना कि अभी सर कौन सा निवारक निरोध कानून सक्रिय है, हाँ, तो अभी जो मेन रासुका भी है, लेकिन सबसे मेन है यूएपीए कानून। अच्छा। यूएपीए कानून जो बना था 1967 में, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में बना था यूएपीए कानून। अच्छा। और यूएपीए कानून में अभी 2019 में संशोधन हुआ था। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए,